नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक जान पाएँ अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में। इसी सिलसिले में हम अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को, जो इसके साथ बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और इसके लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं निरंतर। आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है प्रसिद्ध कलाकार और लेखक विजय वली जी को। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मेरी तरफ से। सर, क्योंकि आप कलाकार हैं और लेखक भी हैं और पीरियाडिकल आपने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, रेडियो के लिए भी, टेलीविज़न के लिए भी, स्टेज के लिए भी, तो शुरुआत रंगमंच से ही करेंगे। आपकी रंगमंच की शुरुआत कश्मीर से हुई? जी बिल्कुल, वहीं से हुई। तो मेरे एक टीचर थे, वो थिएटर में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे लाया, कहा कि एक थिएटर बन रहा है वहाँ, तो उसमें मैं गया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। तो वो प्ले था, मुझे याद है, उसका नाम था बुरे बच्चे। अच्छा। वो छोटे बच्चों की गलत आदतों की वजह से वो प्ले लिखा गया था, तो मुझे उसमें बच्चे का रोल मिला। तो पहले तो मैं घबराया, लेकिन जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा रहा। वो मेरी जो थिएटर की इनिंग्स थी उसकी शुरुआत थी। और उसके बाद मैं लगातार थिएटर्स के साथ रहा और समझिए फ्रीलांसर भी रहा। तो जो भी थिएटर का हम कोई प्ले करता था, तो अगर मेरे लिए अप्रोप्रिएट रोल होता था तो वो मुझे बुलाते थे। उसमें मेरी मैं थोड़ी सी मेहनत करता था और भगवान ने मुझे थोड़ी सी आवाज़, और उस वक्त माशाल्लाह शक्ल अकल भी अच्छी थी, तो मुझे रोल मिलने लगे और मैं करता रहा। थिएटर इन एजुकेशन, जो कि आजकल कंसेप्ट बहुत सुनने में आ रहा है, इससे आप कहाँ तक मुत्फिक हैं? क्या थिएटर एक सब्जेक्ट होना चाहिए एजुकेशन में? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, थिएटर दरअसल अगर हम राजेश्वर जी, अगर हम सही मानों में देखें तो थिएटर ये दुनिया ही, दिस वर्ल्ड इज़ एन थिएटर, जिसका डायरेक्टर खुद भगवान है। गॉड इज़ द डायरेक्टर, जिसके हम अपने अपने करैक्टर, हम अपने अपने रोल निभाते हैं। जैसे अगर हम दुकानदार होते हैं तो हम चीज़ें बेचने वाले का रोल करते हैं, अगर हम कस्टमर हैं तो हम चीज़ें खरीदने वाले का रोल करते हैं। तो ये है। और दूसरा देखिए कि एक लय और ताल है। थिएटर इज एस्थेटिक्स, बेसिकली एक सुंदरता है, सौंदर्य, जिसके बारे में हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही बड़े फ़लसफ़ी, एक फ़िलासफ़र अभिनव गुप्ताचार्य, तो जिन्होंने शैविज़्म पे, जिसको शैवत्रिक शास्त्र कहा जाता है, उस पर भी लिखा। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने, जो उनका नुमाया कंट्रीब्यूशन था, विच वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन, दैट वाज, उन्होंने एस्थेटिक्स पे लिखा, जो सौंदर्य है, एक परिकल्पना सुंदरता की। तो उस पे एस्थेटिक्स पे उन्होंने लिखा। और मैं कहता हूँ कि थिएटर वही बात कहता है जो ज़िंदगी की एस्थेटिक्स है। जो सूक्ष्म चीज़ें हम वैसे किसी के मुंह पे नहीं, फेस पे नहीं कह सकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो समाज हो। बेसिकली समाज से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं, तो हम समाज की ही इकाई हैं। तो समाज में बहुत सारे वर्ग हैं। कोई व्यापारी का वर्ग है, कोई शासक का वर्ग है, और इसमें एक वर्ग था जो कलाकार थे। तो ये जब अभिनव गुप्ताचार्य जो एस्थेटिक्स लिखता है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जगह जगह उस एस्थेटिक्स को इस्तेमाल किया है, बिल्कुल उनका नाम लेके। तो आई थिंक थिएटर इज़ एस्थेटिक्स ऑफ शोइंग द लाइफ, रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ, जो लाइफ की सच्चाइयाँ हैं और तलख सच्चाइयाँ हैं, वो भी। और थिएटर तो मतलब मेरे ख्याल में, जैसे राजू जी आपने कहा कि थिएटर इज़ वेरी मतलब एजुकेटिव इन द सेंस, क्योंकि हमारा जो फोक थिएटर देखिए, चाहे हमारे दरेस थे या बाखां जो पढ़ते थे, या जो दास्तानी, जिसको हम दास्तान बोलते हैं, वो दास्तानी बोलते थे, वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की, चाहे वो रिलीजियस थी या सोशल थी या सामाजिक थी या शैक्षिक थी। तो ये मतलब थिएटर हैज़ नॉट कम एज, मतलब जैसे हम आज मॉडर्न थिएटर देखते हैं। थिएटर बहुत से मरहलों में गुजर के आया है। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे ख्याल में, जो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, तो जो कला है, थिएटर एक कला है, रंगमंच एक कला है, ये रंग है। मंच तो स्टेज है, तो रंग वही है ज़िंदगी के हमारे रंग। ये कला सबसे पहले गायन से शुरू हुई है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। वी से दैट ओम से ब्रह्मांड का उत्पन्न शब्द ब्रह्म है, शब्द से ही ब्रह्म, और शब्द ही ऐसा है, द वर्ड क्रॉसेस द ओशंस। तो ये शब्द पहले गायन में आया, क्योंकि जब आदमी ने बोलना सीखा
पता नहीं उन प्रिमिटिव लोग कैसे थे। मतलब मैं साइंटिफिक नुक्ते निगाह से बोल रहा हूँ कि वो लोग हु हा से जब वो भाषा पे आ गए, उन्होंने वॉवेल्स, साउंड्स और व्याकरण तरतीब दिया, अक्षर आए, शब्द आए, फिर वाक्य आए, तो फिर पूरा सार संक्षेप आया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो एस्थेटिकली जो कलात्मक एक्सप्रेशन था इंसान का, वो गायन था। और गायन के बाद उसमें नृत्य आया, जैसे हमारा ड्रामा तभी यक्षगान है, मतलब जैसे कथकली है, जैसे भरतनाट्यम है। तो उन दिनों थिएटर यही था कि गाकर और अपने एक्सप्रेशन दे के अपने ये सजा के ये करते थे। उसमें भी या तो देवमालयी कहानियाँ थी, तो उनको, या देवी देवताओं की कहानियाँ थी, या कोई जो महान पुरुष हैं, जैसे मतलब हमारे पंजाब में हैं, हमारे जम्मू में हैं, या कहीं हमारे रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में जो बड़े बड़े नाम हैं, उन पे प्लेस बनने लगे। जैसे जम्मू में बाबा जीतू नाम से की कारक बाबा पोतो जी हैं, बाबा रानपत पे सरपंच नामक नाटक। बिल्कुल, बाबा कालीबीर की कार के हैं। दे आर पार्ट ऑफ द थिएटर। अब वो ये था कि वो दरेस या जो गाने वाले थे ये वो अपने एक तारे पे या किसी लोकल साज पे गाते थे, लेकिन वो जो सुनाते थे दैट वाज थिएटर। वो ड्रामा था, एक एक डायलॉग था, एक एक एक्सप्रेशन था, चीज़ों का वर्णन था, जो एटमॉस्फेयर था, सेट था। तो ये थिएटर की शुरुआत है, तो इससे हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। आम भाषा में कहूँ या फिर ऐसे कि इंसान क्या होता है कि वो हर किस्म की ज़िंदगी जीना चाहता है। तो थिएटर में जो एक्टर है वो डिफरेंट जब किरदार निभाता है, तो वो कुछ पलों के लिए वो ज़िंदगी जीता है, तो उसे सेटिस्फेक्शन भी होती है। आपने भी मंच पे कई किरदार निभाए होंगे, जो कभी आपके मन में आया होगा कि काश मैं ऐसा होता। समझ लीजिए डॉक्टर है ना या दरवेश, उसी तरह से अलग अलग पात्र। तो स्टेज एक्टर ब्लेस्ड रहता है मेरे ख्याल में अलग अलग ज़िंदगी निभाने के लिए, उनको भोगने के लिए। राजेश्वर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, यू आर 100% राइट। देखिए, एक एक्टर क्या होता है, जो उसमें एक शौक़ होता है, ही वांट्स टू परफॉर्म। जैसे गाने वाला गाता है, तो एक एक्टर जो होता है उसमें भी शौक़ होता है कि वो डिफरेंट करेक्टर्स को पोर्ट्रे करे, जो किरदार, जो पात्र हमारी लाइफ में है। जैसे मतलब एज एन एक्टर, इफ़ आई एम एन एक्टर, आई एम गेटिंग ए रोल ऑफ ए मैड पर्सन, जो सर पर, तो मैं ये एक्टर उसको कंसीव करता है, उसका ऑब्जर्वेशन उससे पहले है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। जी, उसका जो डायरेक्टर है वो उसके सिर्फ सहायता कर सकता है कि भैया आपने ये है आपका करेक्टर। फिर वो जाके उसने कहीं ना कहीं वो करेक्टर सड़क पे आते जाते, किसी दुकान पे चाय पीते, यहाँ से लार टपक रही है, यहाँ से वील भी रहा है, यहाँ से कुछ कर, तो वो उसको पोर्ट्रे करता है। और ये मतलब मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि अभिनव गुप्ताचारी जो कह रहे हैं कि शिव नट है, ये जो नट है ये शिव है, तो इसके ये डिफरेंट फॉर्म है, ये खुद ही अपने फॉर्म, ये उच्च भी है और निम्न भी खुद ही बनता है। तो एक्टर कहता है कि एक्टर जो है इसकी आत्मा नर्तक है, और उसके प्राण जो है वो स्पेक्टेटर्स। सो हम एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी हम जो करते हैं थिएटर में, तो उसका थिएटर में इफेक्ट पड़ता है। आप बचपन में आपका कश्मीर में भी था, वहाँ पे आपने रंगमंच की शुरुआत की। जब अच्छा खासा रंगमंच वहाँ पे हो रहा था, सेटिस्फेक्शन भी रही होगी आपको। उसके बाद माइग्रेशन एक त्रासदी है, आपने भी काफ़ी सफ़र किया होगा एज आर्टिस्ट भी। इसके बारे में कुछ, क्योंकि आप उस वक्त थिएटर से भी टूट गए, उजड़ गए वहाँ से, जो आपका माहौल था, परिवेश था। यहाँ पर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश तो किया, उसमें वक्त भी लगा। फिर ऐसा है राजू जी कि हम वहाँ थिएटर करते थे, मेरे साथ जितने भी सीनियर्स यहाँ हैं, मुझसे बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब मेरे लिए देवता स्वरूप हैं, क्योंकि वो बड़े सीनियर रहे हैं। अब मैं किसी का नाम लूँ तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, सो आई शुड नॉट नेम एनीबॉडी। तो वो भी थे और हम भी थे। थिएटर एक माहौल था, एक ये वो अचानक ख़त्म हो गया। जब हालात बिगड़ने लगे तो वो ख़त्म होने लगा, क्योंकि फिर मतलब सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए थिएटर करने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट से जो उस समय था। लेकिन एक चीज़ था कि हम में से कुछ लोग थे, जैसे उनमें से कोई फिल्म में भी गए, जैसे के रैना साहब थे, या और भी लोग थे जो जिनको एक्सपोजर मिला।
वो तो खैर हाँ, वो तो पहले ही चले गए थे। तो और उनका एक था, उससे पहले ही जब हम वहीं थे तो कुछ लोग गए जो एनएसडी में गए। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो आए, कुछ तो आर्ट डायरेक्टर बन गए, कुछ बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, कुछ अच्छे राइटर्स भी थे और कुछ अच्छे थिएटरिस्ट थे जो वहाँ से सीख कर आए। उन दिनों इब्राहिम अलकाजी जैसे बहुत दिव्य लोग वहाँ थे, वर इंस्टीट्यूशंस। तो उन दिनों कवि रतन जी का ज़माना था, वो देवता स्वरूप थे, हमारे लिए तो वो भगवान थे। हम चाहे वो कितनी भी हार्श थे तो हम डरते थे। स्ट्रिक्ट कहा जाता है कि स्ट्रिक्ट काफ़ी थे वो। बिल्कुल काफ़ी, लेकिन एक चीज़, वो डिसिप्लिन ज़रूरी था उस थिएटर की, क्योंकि फिर हमारा उससे ये फ़ायदा हुआ, जो हम में से लोग उस वक्त बाहर गए, एक तो वो जम्मू भी आए, जम्मू में भी थिएटर चलता था, और दिल्ली गए और बाकी जगहों पे गए। तो जो जिसको हम कहेंगे मेन लैंड इंडियन थिएटर, और जो एब्सर्ड थिएटर वहाँ से शुरू हुआ था, बादल सरकार, सुशील कुमार सिंह, तो बड़े अच्छे, पगला घोड़ा था, सिंहासन खाली है, मतलब कुछ एक प्लेस का नाम मुझे, खामोश अदालत जारी है, वैसे अदालत जारी है, किसी एक फूल का नाम लो, तो वो बड़े आइडियल प्लेस थे उन दिनों। या मुद्रा राक्षस लिखते थे, बादल सरकार लिखता था, दे वर वेरी गुड नेम्स। तो वो प्ले वहाँ आए, उससे क्या हुआ कि हमारा भी एक्सपोजर हो गया। तो हमने फिर यहाँ आकर हम वो एंजॉय करते रहे। तो जहाँ भी हमें फुर्सत मिली या कहीं से बुलावा आया तो हम वो करते रहे। लेकिन जो वहाँ के थिएटर ग्रुप्स थे, देखिए, एक मैंने फिर कहूँगा कि हम थिएटर वाले भी समाज का ही एक हिस्सा हैं, हम भी समाज का हिस्सा। अगर समाज में कोई भी उथल पुथल होती है, वो हर एक शोबे पर, जितने भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट हैं उन पर हो जाता है, थिएटर पर भी हुआ। तो वो बिखर गए। तो मेरे ख्याल में 5-10 साल तो लोग बिखरे ही रहे। जब वो आए तो कुछ थिएटर्स यहाँ बने, लेकिन वो जोश नहीं रहा। जो थिएटर की मोमेंट वहाँ थी, जो हम मॉडर्न थिएटर वहाँ एस्टैब्लिश कर गए थे, वहाँ तो पहले फोक थिएटर था, और फिर यही था जैसे मतलब लोकल एक स्क्रिप्टिंग, लोकल एक थिएटर, लोकल पर्सपेक्टिव में। लेकिन नेशनल थिएटर जो हम वहाँ ले गए थे, वो फिर वहाँ ख़त्म हो गया। और यहाँ भी वो नहीं हो सका, क्योंकि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो उस वक्त थिएटर में थे, तो आज वो सारे 60-70 से ऊपर हैं, तो वो भी नहीं रहे। अब जो नए थिएटर वाले आए, वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ कश्मीरी प्लेस भी हो रहे हैं, हिंदी भी वो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कल्चर, और वो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं उनको। मैं एक चीज़ और, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन इसी हवाले से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब आप थिएटर किया करते थे, रंगमंच किया करते थे, तो क्राफ्ट पे बहुत काम हुआ करता था। लेकिन आजकल डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, आपको सेट लगाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लाइट सेट यूज़ हो रहे हैं, सिंबॉलिक सेट यूज़ हो रहे हैं। ये आर्ट क्राफ्ट के साथ भी कहीं ना कहीं समझौता है। मैं कहूँगा, देखिए, हर एक चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा। अच्छा एस्पेक्ट ये है कि हम वो जो पहले हम एक रात पहले टांगा रेडी पे सामान लेके जाना, अपने घर से चटाइयाँ लेके जाना, लक्कड़ लेके जाना, कीला ठोको जी, अच्छा फिर हाथ पांव टूटते थे, रात को पूरा सेट लगता था, हम घर बार छोड़, उससे हम आज़ाद हो गए। आज सिंबॉलिक सेट है, या हम इवन प्रोजेक्शन पे ये कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी हो गई। और दूसरा, मतलब उन दोनों चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था, आज तो ये भी है कि हम लैपल भी दे सकते हैं। अगर फेस्टिवल नहीं है, यू कैन यूज़ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड टेक्निकल मीडियम। लेकिन एक चीज़, वो फील रहती है, टूल्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टूल्स के साथ वो फील रहती है। नहीं राजेश्वर साहब, बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे पास टेक्निकली कितना भी सपोर्ट हो, बट इट इज़ द पर्सन, इज़ द एक्टर, और हु डिलीवर्स। ये आप बोल रहे हैं, हम आपको टेक्निकल इतनी फैसिलिटी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भैया ठीक है, अब आपने कोई चिल्लाना नहीं है, 600 वाली सीट पे आपकी आवाज़ जाएगी, आपको हम लैपल माइक देंगे, कॉर्डलेस देंगे, ऊपर से बूम लटका देंगे। लेकिन जो एक ग्रामर है थिएटर का, कि आप खड़े कैसे होंगे, हर एक चीज़ का ग्रामर होता है। जैसे हर एक व्याकरण तो हर एक भाषा के लिए है, अगर आप व्याकरण गलत करेंगे तो भाषा गालियों में तब्दील हो जाएगी। तो वो था कि मोमेंट्स आपने कैसे लेनी है। आपने अगर राइट मोमेंट लेनी है, राइट तरफ जाना है, तो कौन सा पाँव पहले बढ़ाएंगे। अगर आपने एक जगह खड़ा रहना, तो आपके पाँव किस एंगल पे होने चाहिए। अगर आपने टर्न देनी है, तो आपकी बॉडी किस एंगल पे घूमनी चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, आपने स्टेज के किस तरफ जाना है, किस तरफ खड़े रहना है।
स्टेज के दो हिस्से होते हैं, एक वीकर पोर्शन होता है, एक जो वीकर करेक्टर होते हैं उनको स्ट्रॉन्गर पोर्शन पर रखते हैं ताकि वो दिखें और इम्प्रेस करें। जो स्ट्रॉन्गर होते हैं वो अगर उनको हम साइड लाइन कर देते हैं उनको आदमी सुन लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं रही, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, मैंने अभी पूज्य कवि रतन जी का नाम लिया, या विजय सूरी साहब थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, दे वर ऑल फ्रॉम जम्मू। एक कारी जी थे हमारे, केदार शर्मा साहब, तो रेडियो के बड़े प्रोड्यूसर भी रहे, फिर मतलब आदि की आवाज़ के प्रोग्राम के मुंशी अल्लाह, वो बहुत ज़बरदस्त करेक्टर थे। तो वो एक थे। वीरेंद्र मोहन दीवान जी थे हमारे साथ, पृथ्वीराज शर्मा जी थे, सारे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के थे। तो ये लोग हमारे पास, वीना गेंद जी थी, तो ये सुलझे हुए थिएटर के लोग थे। लेकिन कह रहा था कि जैसे आपके दौर में लाइव चलता था, म्यूज़िक भी लाइव चलता था, साइड पे एक कोने में वो म्यूज़िक टोली बैठा करती थी, लाइव चलता था, वहीं से परफॉर्मर भी उठाते थे। तो वो चीज़ अब जो रिकॉर्डेड चलने लगी है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं एक्सेसिव यूज़ ऑफ टूल्स जो है वो कहीं समझौता करते नहीं ना रहा फिर रविशर सिंह साहब, वो थिएटर नहीं है, हैं। वो तो फिर टेलीविज़न है। वो तो आज का थिएटर वैसे ही चल रहा है, आप क्या समझ? चल रहा है सर, क्योंकि मतलब प्लेस पहले ही रिकॉर्ड होते हैं, ऑडियो पहले ही रिकॉर्ड होता है, फिर आप लिप देते हैं। चलिए थिएटर तो है, लेकिन वो लाइव जो मतलब परफॉर्मेंस का ये था, वो थिएटर तो लाइव है, बिकॉज के हर एक मीडिया का अपना अपना एक उसूल होता है, अपना अपना फॉर्मेट, अपना अपना सेट होता है, तो वो हम मिस कर रहे हैं। इसीलिए थिएटर आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है अब सरकारी मदद की वजह से, या एकेडमी हमारी कर रही है, या थिएटर ग्रुप्स बेचारे अपने जो डेडिकेटेड थिएटर वर्कर्स है वो कर रहे हैं, लेकिन थिएटर में वो दम नहीं रहा। और ख़ास करके जो टेलीविज़न का बूम बीच में आ गया, इन्हीं 10-20 सालों में जो टेलीविज़न का बूम आया, उसने थिएटर को चबा लिया। सर आप क्योंकि एक बहुत उम्दा कलाकार भी हैं, थिएटर में भी, टेलीविज़न के लिए भी और आकाशवाणी के लिए भी, वो क्या थिन लाइन है इन डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन में, कि जो खासकर जो नौजवान सुन रहे हैं कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ, थिएटर के लिए भी, उसके लिए टेलीविज़न के लिए भी और आकाशवाणी के लिए, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन है। देखिए आर्ट तो एक ही है। अब यह है कि अगर हम रेडियो के लिए कर रहे हैं तो उसमें चाहे आप खुद भी रेडियो के लिए लिखते हैं, टेलीविज़न के भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मैं आपका फ़ैन हूँ, पर्सनली फ़ैन। तो और आप डोगरी भाषा के लिए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। तो बात यह है कि मीडियम समझने की ज़रूरत है। अगर हम ऑडियो कर रहे हैं, आवाज़, वो आवाज़ की दुनिया है, उसमें आपने जो भी लिखना है वो आवाज़ के ज़रिए ही बताना, और डिलीवर भी आवाज़ के ज़रिए करना। टेलीविज़न जो है उसमें आपका बहुत सपोर्ट है, मतलब आप अगर कोई किरदार, कोई पात्र निभा रहे हैं, आप में वो कॉस्ट्यूम वो दे देंगे, आपकी दाढ़ी लगा देंगे, आपकी टोपी लगा देंगे, आपके कॉस्ट्यूम भी, ड्रेस भी वैसी होगी, आपका सेट भी वैसे होगा, तो आप वही दिखोगे, उसमें आपको ज़्यादा आवाज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो 5 मिनट के लिए रेडियो जिसको हम कहते हैं, वो आवाज़ की दुनिया है, उसमें आपने आवाज़ से ही बताना है कि मतलब आदमी डूब रहा है, वो कैसे डूबेगा, उसके क्या आवाज़ निकलेगी, तो वो अपने आवाज़ से बताना है। या आदमी का दम घुट रहा है, वो कैसे, या सांस फूल रहा है, वो अपने सब। और थिएटर जो है वो इन सब का मिश्रण है। थिएटर इज़ ऑडियो एज वेल एज वीडियो। प्रेजेंट है, आपसे गलती हो, हमारे ज़माने में तो टमाटर भी फेंका करते थे इसलिए बहुत डरते थे हम। जम्मू में तो मैंने सुना कि किसी के प्रोडक्शन फेल करने के लिए ऊपर से मिर्चें भी फेंका करते थे। चलता था, बिकॉज कि देखिए ना, उसकी भी एक वजह थी। जैसे आज मतलब हम मतलब थिएटर को बहुत, ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ, थिएटर तो अब बहुत मतलब थिएटर से लोग दूर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप नहीं, आपका निजी विचार नहीं है, आमतौर पे लोगों का मानना ही है। क्योंकि अब आपके फिंगर टिप्स पे टेलीविज़न भी गया, अब आपके फिंगर टिप्स में, आपके मोबाइल पे आपको जो भी चाहिए, जो भी आप फिल्म देखना चाहें, जो भी आप न्यूज़ चैनल देखना चाहें, तो मीडिया इज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ टेकन ओवर ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए आप जब थिएटर करते हैं, जैसे आप और मैं, हम थिएटर के वक्त हैं, शैदाई हैं, हम ठरक है थिएटर की, तो हम कहते हैं यार आज मेरा प्ले है, राजू जी प्लीज़ सर देखने आना, तो हम खुद ही करते हैं, खुद ही देखते हैं, हम इसी के दीवाने। हालांकि अब मैं कभी कभी ही एक्ट करता हूँ, लेकिन लिखता हूँ थिएटर के लिए जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। मीडियम समझने की ज़रूरत है, मैं भी चाहता हूँ थिएटर जिंदा रहे। आपने पीरियाडिक ड्रामे काफ़ी लिखे हैं आकाशवाणी के लिए, है ना, उसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। जी, मेरा शौक़ तो यही रहा कि देखिए, एक तो होती है सीधी सी कोई कहानी, आपको वन लाइनर मिल जाए, कोई सोशल स्टोरी व्हाट यू से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मतलब
एक तहकीकी, एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें कही जाए। जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम भाषा पे किए, कुछ स्क्रिप्ट्स पे किए, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज तो देवनागरी चल रही है, या जिसको नस्तालीक कहते हैं, या पर्शियन, अरब पर्शियन स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको उर्दू जिसमें लिखी जाती है। इससे पहले हमारे यहाँ खरोश्ती थी, टाकरी थी, ब्रह्मी थी, और फिर शारदा भी थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो ब्रह्मी से ही फिर शारदा और संस्कृत तो वहीं से ये देवनागरी वहीं से इवॉल्व हुई। तो मैं जहाँ भी गया, मैं किश्तवाड़ गया एक बार घूमने, तो वहाँ देखा मैंने वहाँ नाग देवता का एक मंदिर है, तो उसमें कुछ खुदा हुआ था, इंस्क्राइब हुआ था। तो मैंने सोचा ये शायद पिक्टोग्राफ है, ये हायरोग्लिफिक्स है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने, जो यहाँ संस्कृत स्कॉलर थे जम्मू यूनिवर्सिटी, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये प्लीज़ देखिए। बोलते नहीं, ये ब्रह्मी में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जहाँ हम एडवांस जाएं, वी शुड हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बट साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को भी ज़िंदा रखें। प्रसार भारती जब आया तो ऐसा सोचा गया था कि अब प्रोत्साहन मिलेगा कलाकारों को, राइटर्स को, आकाशवाणी में बजट आएगा, दूरदर्शन में बजट आएगा, सब कुछ उल्टा ही देखने को मिल पड़ रहा है। जैसे डीडी कशीर बंद होने के कगार पे है, नई प्रोडक्शन हो नहीं रही, जम्मू दूरदर्शन तो बंद ही समझो आप। आकाशवाणी जम्मू में भी बजट की कटौती है, क्योंकि उस रफ्तार से उस निरंतरता नहीं रही ड्रामाज में या सीरीज़ जो बना करते थे। तो प्रसार भारती बोर्ड ने मतलब बजट तो देना ही पड़ेगा ना इन केंद्रों को चलाने के लिए, ना नियुक्तियां हो पा रही हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले थे, एक जब ब्लूम पे थी आकाशवाणी और दूरदर्शन, जब हम लोग जैसे सीरियल हुआ करते थे, जब बुनियाद जैसे सीरियल हुआ करते थे, जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल हुआ करते थे, या वैताल पच्चीसी जैसे कुछ, मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ, आई एम नॉट फेवरिंग एनीथिंग, तो बड़े अच्छे अच्छे, या सुरभि जैसे प्रोग्राम हुआ करते थे, कंपोज प्रोग्राम उन दिनों, वो मतलब देवर, या नुक्कड़ जैसे हाँ, वो भी तो थिएटर से आए थे, वो सब थिएटर के लोग थे, वही करते थे। तो वो कुछ ज़माना था जब उरूज पे था ये। लेकिन फिर या तो वैसे लोग वहाँ रहे नहीं, या फिर ऐसा हुआ कि वो रिटायर हो गए और मतलब उन्होंने वैसा ये। और दूसरा, मीडिया का बूम बहुत हुआ है, चैनल्स बहुत खुली, तब तो हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन का ऑप्शन था, तो बहुत से चैनल्स उसके बाद खुले जो एंटरटेनमेंट चैनल्स थे, तो और फिर न्यूज़ चैनल्स भी आए। तो दूरदर्शन का ये, हालांकि उनके पास इतना अच्छा सेटअप था, जब नई भर्ती ही नहीं हुई तो कुदरती वो, आई शुड नॉट से, डिपार्टमेंट खोखला हो गया। और दूसरा ये है कि मतलब एक, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक कहीं ना कहीं एक पैरामीटर होना चाहिए कि ठीक है, आप रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे हो, आप वर्थ लोगों को काम दे रहे हो, जिसमें भी उनका एक्सपर्टाइज है, तो सबको हक बराबर है। आर्ट फील्ड में ये तो एक डेमोक्रेटिक फील्ड है, राइटिंग, आर्ट, क्रिएटिविटी, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड कायम करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। शायद यही विचार हो सरकार का कि एक मयार कायम किया जाए, वन शुड क्रिएट अ स्टैंडर्ड, ताकि फिर से शुरू हो। तो चाहिए वैसे, बिकॉज कि देखिए, जो जितने भी निजी, जिनको प्राइवेट कहेंगे, प्राइवेट इदारे, वो अपने, दे आर प्राइवेट, वो अपनी, आपकी मर्ज़ी जो है आप वो करेंगे, मेरी मर्ज़ी जो है मैं वो करूँगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी वो करेंगे। लेकिन ये सरकार तो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल। तो एक और सामाजिक दायित्व है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये तो गवर्नमेंट के इदारे थे, ये पूरा कर सकते थे और कर सकते हैं, बशर्ते कि इनको प्रोत्साहन दिया जाए। सर, आप एक्सएलसियर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में आए, बहुत सी बातें करनी थी, फिर करेंगे, भविष्य में भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे, आपको कष्ट देते रहेंगे कि स्टूडियो में आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत, विषय बहुत बड़ा है, कैनवस बड़ा है। भविष्य में भी ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन
करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू, एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो से। नमस्कार।